नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में। मैं हूं जयंत नेगी। सर्वप्रथम आप सभी को उत्तराखंड के लोक पर्व हरेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आयोग के द्वारा उत्तराखंड LT एग्ज़ाम की डेट 8 अगस्त को प्रस्तावित की गई है और हमें पूरी आशा है कि 8 अगस्त को ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप 8 अगस्त की जो डेट है उसको निर्धारित मानकर चलें और उसी हिसाब से दोस्तों तैयारी करें। तो उस हिसाब से दोस्तों देखा जाए तो हमारे पास काफ़ी कम दिन बच गए हैं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और इसमें हमारी तरफ से पूरा आपको सहयोग प्रदान किया जा रहा है। जितनी हेल्प हो सके उतनी प्रोवाइड कराई जा रही है मॉडल पेपर्स के माध्यम से। अभी तक दोस्तों हमने आपको 9 मॉडल पेपर प्रोवाइड करवा दिए हैं और आज हम इसी क्रम में आपके लिए 10th नंबर का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इन मॉडल पेपर की दोस्तों खासियत यह है कि इनको हम आपके बिल्कुल एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग सेट करते हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चंस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसमें हम 30 क्वेश्चंस रखते हैं जो कि आपके बिल्कुल एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग होते हैं। इसी तरह का पेपर दोस्तों आने की संभावनाएं रहेंगी। हो सकता है कि इन मॉडल पेपर से एज इट इज़ कुछ क्वेश्चंस आ जाएं, तो इन मॉडल पेपर्स को ज़रूर देखिएगा, आपका सेल्फ असेसमेंट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज है मॉडल पेपर 10। देखिए, सबसे पहला प्रश्न, कक्षा 7th का शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? यानी कि आपकी उस शिक्षार्थी के प्रति कैसी अभिवृत्ति रहेगी। शिक्षार्थी को कैलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति देंगे। शिक्षार्थी से कहेंगे कि वो विकल्पनात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्वयं की त्रुटि पता लगाने के लिए उसे दोबारा करे। शिक्षार्थी को दिखाए कि त्रुटि कहाँ थी और शिक्षार्थी को उसे दोबारा करने के लिए कहेंगे, या फिर शिक्षार्थी को सही उत्तर उपलब्ध कराएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर है बी, यानी कि आप शिक्षार्थी से कहेंगे कि वो कोई विकल्पनात्मक पद्धति का प्रयोग करे, यानी कोई ऑल्टरनेट मेथड का प्रयोग करे और स्वयं की त्रुटि पता लगाने के लिए उस क्वेश्चन को दोबारा करे, जहां से उसको पता लग जाए कि भाई वो कहां पर मिस्टेक कर रहा है। तो ये दोस्तों आपका एटीट्यूड होना चाहिए अगर आपका छात्र लगातार गणित में त्रुटि करता है तो। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय आपको बताना है क्या करता है। वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है, जो इन बच्चों के समुदाय और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंधों को बढ़ा रहा है। विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों में अलाभान्वित वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाता है। दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाएं नहीं और उन्हें नीचा ना दिखाएं। लड़कियों और अलाभान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करता है। तो जब शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखा जाता है, तो जो ऐसे विद्यालय हैं दोस्तों, वो दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाते हैं ताकि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाएं नहीं और उन्हें नीचा ना दिखाएं। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आपका सी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिंगीय व प्रस्तुति स्तर, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, या फिर उद्दीपन एवं प्रतिक्रिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। देखिए दोस्तों, जो ये मनोसामाजिक सिद्धांत है वो एरिक्सन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत भी इसको कहा जाता है और एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार पूरा जीवन विकास के 8 चरणों में होकर जाता है। ठीक है, 8 चरण इसके होते हैं और प्रत्येक चरण में एक विशिष्ट विकासात्मक मानक होता है जिसको पूरा करने में आने वाली समस्याओं का समाधान करना आवश्यक होता है। ठीक, तो जो दोस्तों उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर है, ये 4थे नंबर का इसका चरण है, इसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, मनोसामाजिक सिद्धांत उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर बल देता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें ना ही लिंगीय व प्रस्तुति स्तर आता है, ना ही क्रिया प्रसूत अनुबंधन और ना ही उद्दीपन एवं प्रतिक्रिया। ये आपका उद्यम के मुकाबले हीनता स्तर पर बल देता है।
इसके बाद अगला प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है, किस कंपोनेंट पर ये बल देता है। देखिए दोस्तों, जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है ये अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया था, पूछा जा सकता है। ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया था और इसके अनुसार व्यक्ति अवलोकन के द्वारा या फिर हम कह सकते हैं नकल और आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से एक दूसरे से सीखते हैं। तो समाज द्वारा स्वीकार किए जाने वाले व्यवहार को अपनाना या फिर वर्जित व्यवहार को नकारना ही सामाजिक अधिगम कहलाता है। और जो सामाजिक अधिगम है दोस्तों, ये आपका पोषण नाम के घटक पर सबसे अधिक बल देता है। ये भी आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, इसका आंसर होना चाहिए पोषण के घटक पर ये दोस्तों बल देता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा ही दोस्तों ये आपका इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। प्राकृतिक बुद्धि, चाक्षुष स्थानिक बुद्धि, अस्तित्वपरक बुद्धि या फिर अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। देखिए, मैं आपको संवेगात्मक बुद्धि की डेफिनेशन बताऊंगा तो उससे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। संवेगात्मक बुद्धि क्या है? स्वयं की एवं दूसरों की भावनाओं अथवा संवेगों को समझने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की योग्यता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार की बुद्धि है दोस्तों, ये अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि है। अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्ति में हम यही तो करते हैं ना, जब आप स्वयं की भावनाओं को समझते हैं, ठीक है, उनको व्यक्त करते हैं, उनको नियंत्रित करते हैं, तो वह अंतःवैयक्तिक बुद्धि कहलाती है। और अगर आप यही कार्य दूसरों के संग करते हैं, यानी कि दूसरे की भावनाओं, संवेगों और उनको समझने की अगर आपके अंदर योग्यता है और उसी के अनुसार व्यवहार करने की योग्यता है, तो वो आपकी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहलाती है। तो वो संवेगात्मक बुद्धि के क्षेत्र से संबंधित होती है। इसके बाद अगला प्रश्न जो कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर है, व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों को मदद किस में करता है? शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायी ठहराने में, सभी शिक्षार्थियों को एक समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए, अपनी प्रस्तुति शैली को एक रूप बनाने में, सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में, या फिर पिछड़े विद्यार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंडिविजुअल डिफरेंसेस का आपको ज्ञान क्यों होना चाहिए? इससे आपको सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का पता चलता है, आप उनका आकलन कर पाते हैं और उसी के अनुरूप उनको पढ़ाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो कि मापन व मूल्यांकन का है। सीखने के लिए आकलन, ठीक, सीखने के लिए आकलन अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है। ग्रेड्स को पूरी तरह महत्व देने पर बल देता है, विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है, या फिर अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। तो इसका राइट आंसर है ये अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, यानी कि मोटिवेट करता है। सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन। देखिए, सीखने के लिए जो आकलन होता है उसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखना। यहाँ पर बात फॉर्मेटिव असेसमेंट की हो रही है, यानी कि रचनात्मक आकलन की हो रही है, या फिर आप इसको निर्माणात्मक आकलन भी बोल सकते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट हम क्यों करते हैं दोस्तों? ताकि हम छात्र को समय समय पर उसकी प्रगति के बारे में बता सके, ताकि वो मोटिवेट हो सके। ठीक है, तो ये अभिप्रेरणा को क्या होता है? बढ़ावा देता है। और एक होता है सीखने का आकलन, जिसको हम बोलते हैं समेटिव असेसमेंट, यानी कि योगात्मक मूल्यांकन, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? संकलनात्मक आकलन भी दोस्तों इसको बोला जाता है। ये आप ध्यान में रखना, कभी कभार क्वेश्चन इस तरह से भी घुमा के पूछा जा सकता है। तो सीखने के लिए आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट, सीखने का आकलन समेटिव असेसमेंट। इसके बाद अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा है। शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक उन्हें यह पता ना हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाए गए हैं निकट भविष्य में उनका निरीक्षण किया जाएगा। वे सीखने के लिए तैयार ना हो। दैनिक आधार पर घर में उनके माता पिता विद्यालय में उनके सीखने के बारे में नहीं पूछेंगे। उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप ना पढ़ाया जाए। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक कि वो सीखने के लिए तैयार ना हो। पहले आपको उनको सीखने के लिए तैयार करना पड़ेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? तत्परता का सिद्धांत।
ठीक है ना, आपको उनको तत्पर करना पड़ेगा सीखने के लिए, ठीक है। इसके अलावा एक होता है रुचि का सिद्धांत। छात्र उन सब्जेक्ट में बिल्कुल भी रुचि नहीं लेते या उनको कभी भी अधिगम नहीं करते हैं जिनमें उनकी रुचि नहीं होती, तो आपको क्या करना पड़ता है, उनको उसमें रुचि बनानी पड़ती है, ठीक है ना, यानी कि उसमें रुचि पैदा करनी पड़ती है। तो ऐसे ही दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, जब तक आपको सीखना है तो उनको सीखने के लिए तैयार करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो कि मोटिवेशन से है। अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो आप बताइए दोस्तों कि इसमें सबसे अच्छा क्रम क्या होगा। आपके सामने प्रबल प्रेरणा, आवश्यकता, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी, इस टाइप से आपके पास है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले दोस्तों क्या होगी, आवश्यकता, ठीक है ना, क्योंकि आवश्यकता को ही वैसे देखा क्या बोला जाता है, अभिप्रेरणा बोला जाता है, क्योंकि आवश्यकता ही आपको क्या करती है, जन्म देती है अभिप्रेरणा को, ठीक है। जैसे कि आपको अभी भूख लग गई, ठीक है ना, तो फिर इसके बाद आपको क्या होगा, जब भूख लग गई तो आपको क्या होगी, खाने की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। तो वो जो आपकी आवश्यकता है वो आपकी दोस्तों क्या कर रही है, अभिप्रेरणा को जन्म दे रही है, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवश्यकता, उसके बाद आपकी क्या होगी, प्रबल प्रेरणा, ठीक, उसके बाद आपको उत्तेजना होगी और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार करेंगे, यानी कि आपको लक्ष्य को पाने के लिए व्यवहार करेंगे। लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार करेंगे तो फिर आपको क्या होगी, उपलब्धि हो जाएगी, यानी कि आपको अपना लक्ष्य मिल जाएगा और अपने आप ही आपकी उत्तेजना में कमी आ जाएगी। तो इस तरह से देखा जाए तो आप इसको थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि इम्प्रोवाइजेशन करके भी, या आप थोड़ा हम कह सकते हैं ना कि एक थोड़ा हल्का फुल्का दिमाग लगा के भी इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको ज़्यादा नॉलेज की इसके लिए आवश्यकता है, यहाँ पर आपका थोड़ा सा हम कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन मांगता है। तो अगर आपको इम्प्रोवाइजेशन अगर थोड़ा आता है तो आप उसकी मदद से इसको कर सकते हैं। सबसे पहले आपकी आवश्यकता होगी, फिर प्रबल प्रेरणा होगी, फिर उसके बाद उत्तेजना होगी, फिर लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार करेंगे, उपलब्धि, एंड देन उत्तेजना में आपकी ऑफकोर्स अपने आप ही क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आपका विद्यालय आधारित आकलन पर है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है इस पर बेस्ड, इसको बोलते हैं स्कूल बेस्ड असेसमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। विद्यालय आधारित आकलन क्या है, ठीक, क्या आकलन किया जाएगा, इस पर शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करता है, रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है, परीक्षण के लिए शिक्षण को बढ़ावा देता है क्योंकि उसमें निरंतर परीक्षण होता है, परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो विद्यालय आधारित आकलन है वो क्या है, शिक्षकों को बच्चों की सीखने की प्रगति का निरीक्षण करने, समय पर प्रतिक्रिया देने और बच्चों को सीखने की कठिनाइयों को दूर करने में मदद करने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। जो विद्यालय आधारित आकलन है वो सूक्ष्म स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता की निगरानी में मदद करता है, ठीक। इसमें आकलन इस तरीके से किया जाता है कि जिससे शिक्षक पर कोई भी बोझ ना पड़े और उनके शिक्षण अधिगम को प्रभावित ना हो, यानी कि उनका जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो इस तरह से इफेक्ट हो कि वो पॉजिटिव वे में इफेक्ट हो, यानी कि नेगेटिव वे में अफेक्टिव ना हो, ठीक है। देखिए इससे पहले आपको पता होगा कि भाई सतत एवं व्यापक मूल्यांकन चलता है, ठीक। तो जो CCE में जो कमियां हुई थी उनके क्रियान्वयन में, तो उनके कारण जो भी कमियां और विकृतियां उसमें पैदा हुई थी तो उसको दूर करने के लिए SBA के कॉन्सेप्ट को अपनाया गया, यानी कि विद्यालय आधारित आकलन को अपनाया गया। अब आपको इसको ध्यान में रखना है। तो अभी जैसे मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई, तो एक्चुअली इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ये आपका रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि समय पर प्रतिक्रिया देने और बच्चे की सीखने की कठिनाइयों को दूर करने में मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रचनात्मक फीडबैक उपलब्ध कराता है और सीखने में संवर्धन करता है। इसके बाद अगला प्रश्न, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति उपयुक्त है? घटनावृत्त अभिलेख, व्यवहार रेटिंग स्केल, संरचित व्यवहार परक अवलोकन या फिर व्यक्ति अध्ययन, यानी केस स्टडी जब आप किसी व्यक्ति की करते हैं, ठीक। तो भाई अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए सबसे बेस्ट होता है संरचित व्यवहार परक अवलोकन, ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर, बिहेवियर
ऑब्जर्वेशन। तो स्ट्रक्चर्ड बिहेवियर ऑब्जर्वेशन की मदद से आप किसी अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे की प्रगति का निरीक्षण बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए, प्रतिभाशाली जो शिक्षार्थी हैं उनके लिए क्या करना चाहिए प्रगति के निरीक्षण के लिए करने की आवश्यकता होती है। शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए, जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए, या फिर अभी क्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होते हैं उनके लिए शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। समझ में आ रहा ना, अनुकूलन यानी कि कंडीशनिंग करनी चाहिए जैसे ही शिक्षार्थी में बदलाव आता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो कि दोस्तों बुद्धि पर है, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में जो जी कारक है दोस्तों वो क्या है, वो है आपका जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी। तो जनरल का मतलब क्या होता है, सामान्य। तो यानी कि ये आपका क्या है दोस्तों, सामान्य बुद्धि है। भाई जो 2 फैक्टर थ्योरी है इसके प्रतिपादक कौन थे, स्पीयरमैन थे। तो इनके अनुसार बुद्धि में 2 प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है, ठीक है। एक होती है आपकी जनरल मेंटल एबिलिटी, दूसरी आपकी क्या होती है, स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी। यानी कि एक होता है जी कारक, एक होता है एस कारक, ठीक है। तो जो सामान्य योग्यता है सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में पाई जाती है, और जबकि विशिष्ट मानसिक योग्यता केवल विशिष्ट कार्यों से ही संबंधित होती है। तो इसका इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों जो कि आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको अपनाना चाहिए। जब आप सोशल स्टडी की टीचिंग करते हैं तो इसमें से आप किसको अपनाएं। ऐसी रणनीतियां जो विद्यार्थियों को लंबे समय तक फैक्ट ध्यान में रखने में सहायता करते हैं, मानसिक मानचित्र जो सूचना को तुरंत याद करने की क्षमता को बढ़ाते हैं, ऐसे तरीके जो रचनात्मकता और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ाते हैं, ऐसे उपागम जिसमें बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए अधिक शिक्षण सहायक सामग्री शामिल हो। तो जब दोस्तों आप सोशल स्टडी की टीचिंग करेंगे तो एनसीएफ के अनुसार क्या करना चाहिए, इसमें आप ऐसे तरीके अपनाइए जो रचनात्मकता और आलोचनात्मकता परिप्रेक्ष्य को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। यानी कि आपका क्रिएटिविटी और क्रिटिसिज्म, ठीक है ना, यानी कि क्रिटिकल भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो आपकी जो आपकी रचनात्मकता है और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य है इसको बढ़ाएं, वही दोस्तों आपका क्या कहलाता है, एक तरीके से सामाजिक विज्ञान के शिक्षण कहलाता है। मतलब कहने का मतलब जो सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए एनसीएफ के द्वारा जो माना गया है, ठीक है, कि भाई आपको इस तरह का शिक्षण करना है कि उसमें क्रिएटिविटी भी हो और बच्चों में आपका क्या हो, आलोचनात्मकता को आप एनालिटिकल भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आलोचनात्मक का मतलब केवल क्रिटिसिज्म से नहीं है, या क्रिटिकल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपका क्रिएटिविटी और आपका क्रिटिकल, ठीक है ना, जो आपका परिप्रेक्ष्य है उसको आप वो उस तरीके को आप अपनाइए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। व्यवहारवादी, पारिस्थितिकी, रचनावादी या फिर सामाजिक रचनावादी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकीय प्रणाली सिद्धांत जो कि 1979 में प्रोफेसर ब्रोन फेन ब्रेनर, ठीक है ना, मैं यहाँ पर नाम लिख लेता हूँ, ब्रोन फेन ब्रेनर। दोस्तों ये सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था, ठीक है, और ये एक तरीके का ऐसा सिद्धांत है जो कि मनोवैज्ञानिक जो कह सकते हैं कि अन्य लोगों द्वारा मानव जाति और उनके पर्यावरण के अध्ययन के तरीके को बताता है, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि जैसे विभिन्न वातावरण हैं उनके माध्यम से व्यक्ति के विकास पर एक पर्यावरणीय ध्यान केंद्रित किया जाता है जिसमें यह विकसित होता है, ठीक है। तो यानी कि जो विद्यार्थी के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है
उस बच्चे के व्यवहार को समझने के लिए। तो ये आपका जो ब्रोन ब्रेनर का पारिस्थितिकी सिद्धांत है, इस पर ये दोस्तों आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोट्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? विकास अधिगम से स्वाधीन है, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, विकास अधिगम का समानार्थक है, या फिर अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रिया हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कि विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। वाइगोट्स्की का सिद्धांत है, वाइगोट्स्की के विकास का सिद्धांत है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़िएगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की विशेषता है? जो अधिगमकर्ता की कठिनाई होती है, 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि, अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहना, एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना, धारा प्रवाह रूप से पढ़ने और शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई। तो इसका आंसर काफ़ी ईजी है। क्या है? धारा प्रवाह रूप से पढ़ना और शब्दों पर पलटकर जाने में कठिनाई आपकी अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की विशेषता होती है। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि अधिगम अशक्तता का बुद्धि लब्धि से कोई भी संबंध नहीं है। एक बच्चा है, उसकी अगर हाई IQ भी है तो भी उसको अधिगम में कठिनाई हो सकती है, अधिगम अशक्तता का वो शिकार हो सकता है कि वो रचनात्मक रूप से काफ़ी अच्छा हो। ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है? जो आपकी जो छोटी कक्षाएं होती हैं उसमें जो शिक्षण की खेल विधि है वो किस पर आधारित है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या फिर शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर खेल विधि आधारित है। देखिए, खेल विधि के जो जन्मदाता है इस पर काफ़ी समय से डिबेट चल रही है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है काफ़ी बुक्स में इसके आंसर अलग अलग दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, आज क्लियर कर देते हैं इस चीज़ को। देखिए, खेल प्रणाली के जन्मदाता हैं फ्रोबेल, ठीक है। लेकिन जो आधुनिक युग की अगर बात करी जाए तो हेनरी कॉल्डवेल कुक, ठीक, ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बालक को शिक्षा देने के लिए इस प्रणाली का प्रबल समर्थन किया था। इसलिए कई सारी बुक्स में जो खेल प्रणाली है उसका जन्मदाता हेनरी कॉल्डवेल कुक को बोला जाता है। बाद में जो ऐसी प्रणाली है आधुनिक युग में, इसी को ही खेल विधि बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो खेल विधि का जन्मदाता अगर क्वेश्चन आता है तो हेनरी कॉल्डवेल कुक ही होना चाहिए, लेकिन अगर वहाँ पर फ्रोबेल अगर ऑप्शन में आ गया तो यार फ्रोबेल भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो खेल विधि, इसीलिए कई बुक्स में इसका आंसर फ्रोबेल दिया गया है। अब जैसे जो खेल विधि है उस पर आधारित कुछ शिक्षण पद्धतियाँ हैं, जैसे कि किंडरगार्टन पद्धति, इसका तो साफ साफ है कि आपका फ्रोबेल के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। ऐसी मॉन्टेसरी पद्धति, वो भी आपकी खेल पद्धति पर आधारित है, तो वो मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा किया गया उसका प्रतिपादन। तो इसका आप हेनरी कॉल्डवेल कुक मान सकते हैं इसका आंसर, और काफ़ी बुक्स में आप कह सकते हैं कि 70 to 80% मैं हेनरी कॉल्डवेल कुक को जाऊंगा, क्योंकि काफ़ी मैंने बुक्स में इसको कंफर्म करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ बुक्स में अभी भी इसका आंसर फ्रोबेल ही दिया जाता है। अब आप बताइए, आप क्या मानते हैं? इसके बाद अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक हैं। व्यक्तिगत कारक कौन कौन से हो सकते हैं? संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक, या फिर परिपक्वता एवं आयु। अब अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक का मतलब जो व्यक्ति के अंदर है, तो व्यक्तिगत कारक यानी कि जो आपके पर्सनल फैक्टर हैं वो कौन से हो सकते हैं? संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक, ये तो आपके आउटर हैं, ठीक है ना। तो ये जो व्यक्तिगत कारक है दोस्तों वो आपके ये हैं, यानी कि जो आपके पर्सनल फैक्टर है, यानी कि आपकी परिपक्वता और आयु, ये दोनों की दोनों आपके अधिगम को इफेक्ट करती है।
इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको बताना है कौन सा कथन इसमें ट्रू नहीं है। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, बिल्कुल सही बात है। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है, बिल्कुल गलत है। देखिए, विकास उकसावा बढ़ावा देने से नहीं होता है, ऐसा कौन कहता है? ठीक, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से भी हो सकता है। इसके अलावा विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही। और विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। अब आपको दोस्तों विकास की अवस्थाएं पता हैं, बाल विकास की, जैसे कि शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, और इनको भी हमने क्या किया है, कई सारी अवस्थाओं में कैटेगराइज किया है। और सबके अपने अपने खतरे हैं, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होती हैं और उकसावा बढ़ावा देने से भी विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। क्रियात्मक अनुसंधान का क्या उद्देश्य है दोस्तों? नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार किया जाना ही एक्शन रिसर्च का उद्देश्य है। एक्शन रिसर्च आप इसीलिए करते हैं ताकि आप अपनी कार्यशैली में, कार्यप्रणाली में सुधार कर सके। जैसे एक शिक्षक है, वो अपनी शिक्षण विधि में सुधार करना चाहता है तो क्रियात्मक अनुसंधान कर ले। एक प्रधानाचार्य है, वो स्कूल मैनेजमेंट में या स्कूल को चलाने की विधि जो वो चला रहा है उसमें अगर वो सुधार करना चाहता है। एक आपका प्रबंधक है, वो मैनेजमेंट में सुधार करना चाहता है। तो यानी कि आप क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य यही होता है कि विद्यालय और जो कक्षा है उसकी शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार। इसका नवीन ज्ञान की खोज से कोई मतलब नहीं है, वो आपका मौलिक अनुसंधान का कार्य है, ठीक है। और शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, ये भी इसका आंसर नहीं है। इसके बाद फेवरेट स्टेटमेंट्स जिनको आपने ध्यान में रखना है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह स्टेटमेंट किसका है? यह स्टेटमेंट दोस्तों रॉस का है, इसको आप ध्यान में रख लेना, एज इट इज याद कर लेना। इसके बाद अगला एक और स्टेटमेंट के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता एवं वातावरण का गुणनफल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है और ये वुडवर्थ के द्वारा दिया गया है कि वुडवर्थ ये कहते हैं बालक का विकास आनुवंशिकता एवं वातावरण का गुणनफल है। ये स्टेटमेंट सभी जो भी मैं यहाँ पर डालता हूँ ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप इनको एज इट इज़ बिल्कुल याद कर लीजिए। आपको बिल्कुल कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टेटमेंट जरूर आएगा आपके एग्जाम में। इसके बाद अगला क्वेश्चन थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। थॉर्नडाइक ने भी आपका पर्सनालिटी को क्लासिफाइड किया है और उनका क्या आधार है? शारीरिक गठन और शकल सूरत, रचनात्मकता और मौलिकता, समायोजन और बुद्धि, चिंतन और कल्पना। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? इसका राइट आंसर है चिंतन और कल्पना के आधार पर थॉर्नडाइक ने पर्सनालिटी को क्लासिफाइड किया है। इनके अनुसार चिंतन के आधार पर 3 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक होते हैं सूक्ष्म विचारक, एक होते हैं स्थूल विचारक, एक होते हैं प्रत्यक्ष विचारक, ठीक है। इसको आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों, थर्स्टन एवं लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थर्स्टन और लिकर्ट। देखिए थर्स्टन और लिकर्ट, थर्स्टन आपके अभिवृत्ति के मापन से संबंधित है। थर्स्टन जो कि आपकी युग्म तुलनात्मक विधि है, जिसको कि हम बोलते हैं मेथड ऑफ पेयर्ड कंपैरिजन, ठीक है। इससे आपका क्या होता है? एटीट्यूड का मापन होता है। इसी तरह से जो दोस्तों लिकर्ट है, ये भी आपके दोस्तों एक इनकी भी विधि है, उससे हम क्या करते हैं? एटीट्यूड मेजर करते हैं। इसको बोलते हैं योग निर्धारण विधि, यानी कि मेथड ऑफ सबमिटेड रेलिंग्स, ठीक है। तो मेथड ऑफ सबमिटेड रेलिंग्स बाय लिकर्ट एंड इसके बाद जो मैंने आपको बताया मेथड ऑफ पेयर्ड कंपैरिजन यानी कि थर्स्टन, ये दोनों के दोनों आपकी टेक्निक है अभिवृत्ति के मापन की। तो ये एटीट्यूड के मापन से संबंधित है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। आपको बताना है कि जो चिंतन का सूचना प्रक्रमण सिद्धांत है यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी, इसके आपको स्टेप्स बताने हैं। देखिए ये सिद्धांत इस विचार पर है कि मनुष्य केवल प्राप्त होने वाली उत्तेजनाओं का जवाब देने की बजाय प्राप्त होने वाली सूचनाओं को प्रोसेस भी करता है। यानी कि जो सूचना प्रक्रमण सिद्धांत है वो मानव मस्तिष्क की तुलना
कंप्यूटर से करता है, वो मानता है जैसे कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है सूचनाओं की, तो ऐसे ही मानव के मस्तिष्क में क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। अब आपको उस प्रोसेसिंग के स्टेप बताने हैं। आप इसको दोस्तों कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, पहले होगा पूर्व प्रक्रमण यानी कि प्री प्रोसेसिंग, है ना। उसके बाद क्या होगा, कैटेगराइजेशन यानी कि श्रेणीकरण, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, चयन यानी कि रिस्पॉन्स सिलेक्शन, एंड देन उसके बाद आपका क्या होगा, प्रतिक्रिया क्रियान्वयन यानी कि रिस्पॉन्स एग्जीक्यूशन, ठीक है ना। तो यानी कि आपका दोस्तों क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 3, इसके बाद श्रेणीकरण 4, और इसके बाद आपका प्रतिक्रिया चयन और फिर प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, ठीक है। तो आप इस तरह से, अगर आपको दोस्तों अगर थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर की भी नॉलेज है प्रोसेसिंग की, तो भाई इसी तरीके से होती है। तो बस आपको यही ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्री प्रोसेसिंग करेंगे, उसके बाद आप कैटेगराइजेशन करेंगे, एंड देन उसके बाद आप क्या करेंगे, रिस्पॉन्स सिलेक्शन करेंगे, प्रतिक्रिया का चयन और फिर प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 पर आधारित कि किस प्रावधान में या किस अनुच्छेद में शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन का प्रतिषेध किया गया है। यानी कि कोई भी शिक्षक या शिक्षिका प्राइवेट ट्यूशन नहीं देंगे, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है। देखिए ये कहा गया है दोस्तों अनुच्छेद 38 में, ठीक है। आपको ध्यान में रखना होगा कि दोस्तों जो RTE है इसमें टोटल आपके 38 धाराएं या फिर अनुच्छेद, जो भी आप इसको कहना चाहें, ये इसमें टोटल हैं। और आप इन 38 धाराओं को आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से ही कुछ आपसे पूछ लिया जाए। और मैंने इसको आपको अच्छे से करवाया है RTE पर, तो हमने दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। आप RTE वाली वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे से कई सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। इसके बाद अगला प्रश्न, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता उसे कहते हैं। जब आप किसी प्रॉब्लम का समाधान करते हैं क्रिएटिविटी तरीके से, तो फिर आप असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देते हैं, तो उस स्टेप को क्या बोला जाता है, या फिर उस अवस्था को क्या बोला जाता है, आयोजन, उद्वन, प्रबोधन या फिर अनुवादन। तो इसका राइट आंसर है प्रबोधन, यानी कि एनलाइटेंड। तो एनलाइटेंड वाली अवस्था में आप किसी भी असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, एनलाइटेंड। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा में कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। संप्रेषण का भी क्वेश्चन आ गया है। माध्यम, पुनर्बलन, प्रतिपुष्टि, अंतरक्रिया। जब आप संप्रेषण करते हैं तो क्या क्या होता है, मीडियम होता है अवेलेबल, फीडबैक भी मिलता है और इंटरैक्टिविटी भी होती है, इंटरेक्शन भी होता है। तो क्या नहीं मिलता है, पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्समेंट। ये आपकी संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। रीइंफोर्समेंट आपकी संप्रेषण की प्रोसेस में नहीं आता है। इसके बाद दोस्तों अंतिम क्वेश्चन, एक शिक्षिका 2 एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें 2 भिन्न भिन्न गिलासों में खाली करती है, जिनमें से एक लंबा है दूसरा चौड़ा है। अब वह बच्चों को इन गिलास को पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे क्या कहते हैं कि भाई लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को किस में कठिनाई है, उनको समायोजन में कठिनाई है, अहम केंद्रित, विकेंद्रीकरण या फिर पलटावी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों विकेंद्रीकरण में उनको कठिनाई आ रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूर्व परीक्षा में आया हुआ है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQ, 30 MCQ जो कि आपके बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग सेट किए गए हैं। आई होप कि आपको हेल्पफुल साबित होंगे और आपको एग्ज़ाम में भी काफ़ी मदद करेंगे। इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए मॉडल पेपर के संग। गुड बाय।